हाँ सर, दिया क्वेश्चन। ओके। स्क्रीन शेयर कर दूं। ठीक है, दिख रही स्क्रीन? तो मेरी आवाज आ रही है साफ, या बताओ कोई प्रॉब्लम हो रही? हाँ सर, आ रही है। ओके ओके, ठीक है यार, तो ऐसा करते हैं फिर, आज स्टार्ट करते हैं। हाँ लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले तो 3 लॉज हैं, लेकिन उन लॉज से भी पहले, मतलब जैसे लॉज ऑफ मोशन जब लोगों ने बनाए, न्यूटन ने बनाए, उससे पहले लोगों ने और भी कई लॉज बनाए। जैसे सबसे पहले था एक एरिस्टोटल का लॉ था, जो बाद में गलत प्रूव हो गया, तो हम इसको कहते हैं हाँ एरिस्टोटल्स पॉलिसी। मतलब एरिस्टोटल का वो लॉ जो गलत हो गया। एक्चुअली एरिस्टोटल ने क्या ऑब्जर्व किया था, जैसे तो एक बात सोचो, प्रैक्टिकली अगर देखें तो सपोज ये ग्राउंड है और इस पर एक ब्लॉक रखा है। अब मान लो एक आदमी इसको ऐसे धक्का दे इस तरह, तो ये ब्लॉक चलेगा, और जब तक वो धक्का देता रहेगा तब तक चलेगा। मान लो यहां तक खिसका कर हाँ वो आदमी यहां खड़ा हो गया, तो ये ब्लॉक भी रुक जाएगा। तो एरिस्टोटल ने ये देखा हाँ कि जब तक तो हम किसी ब्लॉक को धक्का देते रहें तब तक वो चलता है, जैसे ही हम उसको धक्का देना बंद कर दें वो रुक जाता है। तो एरिस्टोटल ने ये कहा कि अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। ये एरिस्टोटल ने कहा कि अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। सर, मेरे इस पर स्क्रीन अटक गया, तो मैं 1 सेकेंड मीटिंग रिज्वाइन करता हूँ हॉटस्पॉट कनेक्ट करके, तो ओके मेरा ओके वाईफाई ओके, थोड़ा नो इशू हो प्रॉब्लम, रहा है। नो प्रॉब्लम। हाँ सर। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने ये कहा कि अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। हाँ हालांकि अब लोगों ने ये कहा कि यार क्या ये सही में सही है, तो एक एरो लोगों ने लिया और इस एरो को छोड़ दिया। तो जब उन्होंने इस एरो को छोड़ा तो ये एरो चलता गया, ठीक है ना। हाँ अब लोगों ने कहा कि ये एरो पर तो भाई हमने तो इसे छोड़ दिया है, तो हम इस पे फोर्स तो नहीं लगा रहे, तो क्यों चल रहा? जबकि एरिस्टोटल कह रहा है कि फोर्स चाहिए चलाने के लिए। तो इसका एरिस्टोटल ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया? एरिस्टोटल बोला कि ये जो एरो है ना,
जब ये आगे हाँ चलता है तो ये जो एयर है ना इसके आगे, उस एयर को पीछे की तरफ धक्का देता है और वो एयर ऐसे पीछे की तरफ जाती है और ये एयर इस एरो को आगे धक्का देती है। हालांकि ये मतलब थोड़ा अजीब सा एक्सप्लेनेशन था, लेकिन लोगों ने कहा कि ऐसा हो सकता है। तो फिर लोगों ने क्या किया, उन्होंने इस एरो को वैक्यूम में चलाया, क्योंकि सब बोले कि भाई अगर वैक्यूम होगी तो इसका मतलब आगे एयर नहीं होगी, और अगर आगे एयर नहीं होगी तो वो एयर पीछे नहीं जा पाएगी, इसका मतलब एरो को नहीं चलना चाहिए क्योंकि एयर ही तो धक्का दे रही है। तो जब वैक्यूम में लोगों ने चलाया ना इसको, तो वैक्यूम में भी चलता रहा। तो इसका मतलब हाँ ये लॉ गलत प्रूव हो, ये प्रूव हो गया कि ये लॉ गलत है, बिना फोर्स लगाए हुए भी बॉडी चल सकती है। समझ में आए वाला लॉजिक? हाँ सर। इसके बाद एरिस्टोटल के बाद एक था गैलीलियो। गैलीलियो ने भी लॉ दिया। गैलीलियो ने क्या कहा, एक्चुअली जो सबसे पहले ये टर्म था ना इनर्शिया, ये इनर्शिया सबसे पहले गैलीलियो ने यूज किया। गैलीलियो बोला, देखो उसने ऑब्जर्वेशन किए, जैसे एक ऑब्जर्वेशन उसने क्या किया, मैं लिख देता हूं, गैलीलियो गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले गैलीलियो ने यह ऑब्जर्व किया कि अगर एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया जाए, इंक्लाइंड सरफेस ले ली जाए, और एक बॉल को ऊपर की तरफ धक्का दिया जाए, तो जब वो बॉल ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी अगर मान लो v हो जाए तो धीरे धीरे कम होती जाती है वेलोसिटी। मतलब उसने कहा कि हाँ जो v है ना, इट इज लेस देन u व्हेन द बॉल विल गो अप। हाँ फिर उसने इसका उल्टा देखा, उसने कहा कि अगर इसका उल्टा कर दे, यहां पे कुछ वेलोसिटी दे दे, तो जब ये बॉल नीचे आएगी और इसकी वेलोसिटी कुछ v हो जाएगी, तो ये जो v है इट विल बी ग्रेटर देन u, और ये तो एक कॉमन फिनोमेना है। तो उसने ना अपने खुद ही एक लॉ बनाया, उसने कहा कि जब किसी ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ती जाए तो वेलोसिटी कम होती जा रही है, अगर हाइट कम होती जाए तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर ना तो हाइट बढ़े ना ही हाइट कम हो, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चले, तो क्या वेलोसिटी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? नहीं होनी सर चाहिए, वापस बोल सकते क्योंकि हो? देखो वो ये बोला कि भाई हाइट बढ़ने पर वेलोसिटी कम हो रही है, हाँ हाइट कम होने पर वेलोसिटी बढ़ रही है। हाँ अगर हाइट ना बढ़े ना कम हो तो वेलोसिटी का क्या होगा? सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए। तो उसने सबसे पहला लॉ दिया, उसने लिखा कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ horizontal surface, its velocity should remain constant। है नहीं? हाँ सर मैं नोट डाउन करा तो मैं डायग्राम्स ड्रॉ कर लूँ क्या, बस लिखूँ पॉइंट हुआ? यार ये तो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है।
इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन करवा दी ताकि मतलब तुम देखते भी रहो ना। हाँ और आगे बताओ या फिर अभी कर रहे हो हाँ सर, लिख लिया मैंने। तुम? एक और देखो ऑब्जर्वेशन क्या था। एक और ऑब्जर्वेशन ये था उसी का, उसने ना एक बाउल ली, जैसे हमारे घर में बाउल होती है ना, इस तरह की। बिल्कुल सिमेट्रिकल है बाउल, राउंड करके। उसने ना एक बॉल को इस बॉल में यहां से ऐसे छोड़ दिया, तो ये बॉल यहां पहुंच गई और यहां पहुंच के वापस आ गई। तो उसने कहा कि यार इसका मतलब ये बॉल जिस हाइट से मैंने फेंका था उस हाइट तक गई और फिर वापस आ गई, है कि नहीं? सेम हाइट तक गई। लेकिन उसने सोचा हो सकता है ये सिमेट्रिकल हो इसलिए ऐसा हो, तो उसने ना ऐसा एक डायग्राम बनाया, ऐसी एक सरफेस बनाई ऐसे। ठीक है, अब ये तो एसिमेट्रिकल, इट इज नॉट ए सिमेट्रिकल सरफेस। हाँ ठीक है, इसमें उसने जब यहां से इस बॉल को छोड़ा तो उसने देखा कि ये बॉल चलती गई और जब ये बॉल फिर उसी हाइट तक पहुंची ना, हाँ तभी रुकी। तो उसने कहा इसका मतलब सरफेस कैसी भी हो, शेप कैसा भी हो, बस लॉजिक ये है कि जब तक उसी हाइट तक नहीं जाएगी तब तक रुकी रहेगी, तब तक चलती रहेगी। हाँ अब उसने ये कहा कि अगर मान लो एक ऐसी सरफेस बनाऊं मैं, कि वो ऊपर से तो आए लेकिन फिर प्लेन हो जाए, तो जब यहां से मैं बॉल को छोड़ूंगा तो वो चलेगी, और जब वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आएगी तो ना तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना ही कम होगी, है या नहीं? क्या लगता है? मतलब उस हाइट तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो, हाँ है ना? तो जब पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्या रुकेगा? क्योंकि वहां तक पहुंचकर ही रुकेगा। अगर उस हाइट तक नहीं आया तो रुक पाएगा? देखो आर्यन, लॉजिक समझो। उसने कहा कि इस हाइट से जब करते हैं तो इसी हाइट तक आके रुकता है, हाँ यहां से करते हैं फिर इसी हाइट तक। अब उसने कहा कि मैं ना इस सरफेस को ऊपर ही नहीं उठाऊंगा, इसको ऐसे ही चलते रहने दूंगा। हाँ जब तक उस हाइट तक नहीं आएगा तब तक तो चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं, हाँ है कि नहीं? हाँ तो कब तक चलेगा? अकॉर्डिंग टू द लॉजिक हाँ तो चलता ही रहेगा, क्योंकि जब तक उस हाइट तक नहीं आया, हाँ है या नहीं? बोलो। हाँ तो दूसरा एग्जैक्टली। उसने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रहा है ना, तो वो ऑब्जेक्ट कभी रुकता ही नहीं है, वो चलता ही रहता है। तो दूसरा उसने ये कहा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, देन इट विल
continue to move forever because until it will go up it will not stop. हाँ तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से चलेगा उससे ही चलता रहेगा, या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलेगा तो चलता ही रहेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट सबसे पहले गैलीलियो ने, हाँ इन्हीं कॉन्सेप्ट से मिलकर न्यूटन ने बनाया था अपना फर्स्ट। तो अपन आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अ पार्टिकल continues to be in the state of rest or uniform motion until a force is applied on the object। ठीक है ना? Until a force is applied on the object। लॉजिक क्लियर हुआ? हाँ सर समझा। तो हु डिस्कवर्ड इनर्शिया? गैलीलियो डिस्कवर्ड इनर्शिया, क्योंकि गैलीलियो ये बोला कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा, हमेशा हाँ चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं जब तक हम उसे रोके नहीं। ठीक है, हाँ तो मेरे ख्याल में फर्स्ट लॉ तो क्लियर है, फर्स्ट लॉ में तो कोई डाउट नहीं हाँ सर समझा। है ना। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। मुझे ऐसा लगता है कि इनर्शिया के बारे में तो तुमने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लास में भी, है ना, कि द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज द हाँ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मोशन कॉल्ड, हाँ है ना। ठीक है, हाँ बस मैं ये बता देता हूँ, तो मैं इनर्शिया के बारे में ज्यादा नहीं बता रहा डेफिनेशन, बस इनर्शिया याद रखना, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। One is inertia of rest, another is inertia of motion, and third is inertia of direction। Inertia of rest क्या है कि भाई a body continues to be in the state of rest until an external force is applied। Inertia of motion क्या है? A body continues to be in the state of uniform motion until the external force is applied। और लास्ट वाला है कि a body does not change its direction। जब तक कोई फोर्स ना लगाए तो ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन भी चेंज कभी नहीं करता। हाँ इज दिस मच क्लियर? हाँ सर समझा। वो अब इनर्शिया ये जो है ना, ये फर्स्ट लॉ, इसके बाद एक पॉइंट होता है। सर वो थोड़ा ऊपर दिखा सकते हो, ओके लॉ ओके लिखना ओके, है जस्ट अ मुझको। मिनट जस्ट अ मिनट। हाँ ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लिखना है बस समझ गया मुझको। समझ गया। हाँ
आर्यन जब हो जाए कॉपी तो बता देना। हाँ सर। हाँ सर लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है, लेकिन सेकेंड लॉ से पहले एक पॉइंट होता है, मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity. P is equal to m into। अब जैसे है क्या कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास तो कांस्टेंट ही होता है, किसी ऑब्जेक्ट का मास तो वैसे चेंज नहीं होता ना, लेकिन हम अगर चाहें तो उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज द वेलोसिटी। हाँ। तो अगर हम मास को, ये जैसे ये केस 1 है एक तरीके से, अगर हम मास को कांस्टेंट रखते हैं तो वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ जो मोमेंटम होगा ना, वो ऐसा वेरिएशन दिखाएगा। सोचो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी 0, अब m इंटू वी में v0, तो मोमेंटम 0, और फिर जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मोमेंटम भी बढ़ेगा, है ना। तो मोमेंटम हाँ। एंड वेलोसिटी का ग्राफ ये बना। अब तुम इस ग्राफ को देख लो, इसमें तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझे बता, हाँ सर। कॉपी भी कर लो। हाँ सर लिख लिया। ठीक है, अब देखो हाँ। दूसरी चीज। मान लो यार कई सारी चीजें हैं, जैसे कि तुम देखो बाइसिकल, स्कूटर, कार, ट्रक, बस, मतलब अलग अलग मास की है। अब मान लो सबकी वेलोसिटी सेम है, बाइक साइकिल भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही, बाइक भी 5 मीटर पर सेकंड से, कार भी 5 मीटर पर सेकंड से, ट्रक भी 5 मीटर पर सेकंड से। तो अगर वेलोसिटी सबकी सेम है, जिसका मास ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। हाँ। तो हम ये लिख सकते हैं, अगर सपोज अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी कांस्टेंट, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा। मोमेंटम वर्सेस मास का अगर हम ग्राफ बनाएं तो हम देखेंगे कि
जैसे जैसे मास बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट्स का, वैसे वैसे मोमेंटम भी बढ़ रहा है। तो ये वाला पार्ट समझ में आया? हाँ वैसे मास किसी का जीरो तो नहीं होता, लेकिन मैंने बस बना दिया कि अगर किसी का मास जीरो हो तो इस लॉजिक से उसका मोमेंटम भी जीरो हाँ होना। अब देखो केस, मान लो कि जो मोमेंटम है वही कांस्टेंट हो जाए, यानी m इंटू वी इज सपोज अ कांस्टेंट। इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो ये होगी ना, कांस्टेंट अपॉन मास। तो जैसे जैसे मास बढ़ना चाहिए वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कम। हाँ तो हम ये कह सकते हैं अगर एक ग्राफ बनाया जाए इसमें एक्स एक्सिस पे मास हो और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, तो मास बढ़ने पर वेलोसिटी कम होती जाती है। ठीक है ना? हाँ तो ये तीन ग्राफ्स हैं यार मोमेंटम के। क्लियर हुए तीन ग्राफ्स? हाँ सर समझा। ओके, ठीक है। हाँ सर लिख लिया। ठीक। अब जैसे मोमेंटम के लिए होता है सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ हम कह सकते हैं कि द नेट फोर्स acting on a particle is equal to the rate of change of linear momentum। हाँ मतलब कि जैसे देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस बेसिकली। वन इज द एवरेज फोर्स। जैसे मैं यहां लिखता हूं कि एक पार्टिकल है, इसका मास है m और इसकी वेलोसिटी शुरू में है u। थोड़ी देर के बाद इसका मास m और वेलोसिटी v। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? m इंटू यू। हाँ और फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू v। हाँ
अच्छा, शुरू में टाइम सपोज t1 है, टाइम t1 पे वेलोसिटी थी u और टाइम t2 पे वेलोसिटी थी v। तो टाइम t1 पे ये है और टाइम t2 पे ये है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो हुआ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, मतलब कि m v माइनस m u, यानी कि m और ब्रैकेट में v माइनस u। हाँ और जो टाइम इंटरवल हमने यूज किया वो है t2 माइनस t1। तो जो फोर्स होती है ना, फोर्स, इट इज एक्चुअली इक्वल टू दिस, और सपोज एवरेज फोर्स, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब कि m ये ना टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो ये जो चीज है देखो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको अपन कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, हाँ है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v माइनस यू बाई टी। तो एफ एवरेज का फॉर्मूला आया m इंटू, हाँ। सर ऊपर का भी लॉ दिखा सकते हैं इसका? हाँ दिखा रहा हाँ हूँ, एक मिनट। हाँ एवरेज फोर्स आ गई मास इंटू एवरेज एक्सेलरेशन। हाँ कौन सा कह रहे हो, ये सेकेंड लॉ से स्टार्ट करके? हाँ सर।
देखो जैसे एक क्वेश्चन अपन करते हैं, हाँ, तो लिखना थोड़ा सा बाकी है पूरा एक पूरा। सेकेंड लो। हाँ। लो यार कर लो, पहले कॉपी कर लो। हाँ सर। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, हाँ। इसमें क्या लिखा है देखो, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 10 to the power minus 25 Newton in an X-ray machine, then find out the time taken by the electron to cover a distance of 0.2 meter. Take the mass of electron to be 10 to the power minus 30 kg. अब तुम देखो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इन्होंने कितनी कही है, 10 to the power minus 25। हाँ। तो जो फोर्स होती है उसको मैं ये लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स है 10 to the power minus 25, मास इन्होंने दे रखा है 10 to the power minus 30, और एक्सेलरेशन कितना आ गया देखो, 10 टू ये 30 जब इधर गया तो 10 to the power minus 25 10 to the power minus 30, यानी कि 10 to the power 30 minus 25, या है देखो 10 to the power 5 एक्सेलरेशन। हाँ। अब देखो ये डिस्टेंस है, अब जैसे ये होता है ना x इक्वल टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर, तो अगर इलेक्ट्रॉन को हम शुरू में रेस्ट पे मान ले तो u तो जीरो हो गया, u को जीरो रख देते हैं, तो x बना हाफ a t स्क्वायर। अब x कितना दिया है 0.2 इज इक्वल टू हाफ a कितना दिया है 10 की पावर 5 और t स्क्वायर। कुछ आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ सर समझे। तो अब देखो ये 2 और 2 4 हो गया, ये 10 की पावर 5 है, ये 10 है, तो ये अपॉन 10 की पावर 6 हो गया, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी आ गया 4 का स्क्वायर रूट में 2 अपॉन 10 की पावर 3, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड। यस, हाँ। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ सर समझे। इसके बाद आते हैं इस पे।
एक और सवाल है। ये देखो, एक और, इसको देखो। सोच रहा था अगर एक कॉपी हो जाता ना, कॉपी होके वहीं आ जाता जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आ गई, ये आ गई। ये क्वेश्चन है इसको। इसमें लिखा है अ बुलेट ऑफ मास 0.06 की, मास दिया हुआ है 0.06, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी दी है 90 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप्ड। स्टॉप्ड का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हाँ आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, एक्स दे रखा है 60/100 मीटर। कह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, फोर्स पूछिए। तो सबसे पहले देखो ये यू है, वी है और एक्स है, तो ये वाला रिलेशन तुमने सुना होगा ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। हाँ वी कितना है 0, यू कितना है +2, ए हमको पता नहीं, और एक्स कितना है 81, 8100 प्लस 2 और 6 है ना, हाँ 12a/10। तो यहाँ से -8100 इज इक्वल टू 12a/10, ये आ गया। तो दिस इज द एक्सेलरेशन। अब एक बार एक्सेलरेशन मिल गया तो फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स आ हाँ जाएगी, मास है 0.06, एक्सेलरेशन है -81,000/12। तो अब जैसे ये 0.06 है ना, इसके 2 जीरो हटा देता हूं। देखो जरा सॉल्यूशन देख लो, कोई डाउट हो सॉल्यूशन में तो बताओ। हाँ सर। हाँ सर समझा होगा। ठीक है, हाँ ओके, एक और क्वेश्चन लेता हूँ। सिर्फ ये फोर्स एक्चुअली कह रहे हैं कि फोर्स निकालने का तरीका मास इनटू एक्स। इसको यहीं पे
ये देखो, ये अगला question। सर मैं 1 मिनट में आता हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ।
हाँ सर। हाँ सर। ये करेक्ट। हाँ। देखो अगला लिखा है स्टोन ऑफ मास 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and it comes to rest after traveling a distance of 50 meters. Comes to rest. U दे रखा है 20, B दे रखा है 0 और X दे रखा है 50. अगर मैं इसमें ये लगा दूं v square is equal to u square plus 2 तो a की वैल्यू -4 आ गई। अब इसका मास 1 kg है ना, तो फोर्स जो इस पे कितनी है m into a, m is 1 तो इनने सिर्फ देखो मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड कितना हो 4 न्यूटन्स। हाँ। और एक दो पॉइंट देखो यार एवरेज फोर्स पे, सर ऊपर जैसे लिखा नहीं मैंने तो एक मिनट सॉरी एक रुको रुको, सर। ये ले यार हाँ। हाँ सर लिख लिया। अब एक और चीज देखो एवरेज फोर्स, एक ना पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, हाँ। और उसकी जो स्पीड है वो है v और स्पीड उसकी कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ। अब ये पार्टिकल पहले इस पॉइंट पे था ए पॉइंट पे और ऐसे घूमते हुए ये यहाँ पे आ गया बी पॉइंट पर, है ना, पहले हाँ। सर्कल में ऊपर था और अब हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड द एवरेज फोर्स acting on the particle during its motion from A to B. During its motion from A to B.
हाँ क्वेश्चन कॉपी कर लिया? क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, अब देखो जब ये चल रहा है एक सेकंड, तो ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी क्या? ऐसे। और जब ये ऐसे चल रहा है तो बी पर इसकी वेलोसिटी इधर होगी। तो ए पॉइंट पर अगर तुम वेलोसिटी को देखो तो वो निगेटिव एक्स में है, तो हम उसको ना ये लिख सकते हैं। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप वापस बता सकते हैं? अच्छा अच्छा, सर्कल देखो, ए पॉइंट दिख रहा है? ए पॉइंट, हाँ ए पॉइंट पे वेलोसिटी देखो ऐसे होती है ना, ऐसे टेंजेंट के लॉन्ग। हाँ ऐसे ही जब चलते हुए बी पॉइंट पे आया, देखो बी पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे होगी। हाँ तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी निगेटिव एक्स के अलोंग है ना, निगेटिव एक्स के अलोंग ए हाँ पॉइंट। तो मैंने उसको लिखा माइनस वी आई कैप। माइनस आई कैप ये बताता है कि ये निगेटिव एक्स के अलोंग। ऐसे ही अगर बी पॉइंट को देखो, बी पॉइंट पर वेलोसिटी देखो प्लस एक्स के अलोंग, तो इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस वी आई कैप। हाँ ठीक है, तो यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी मिला वी बी माइनस वी, वो मिला ये आ गया 2 वी आई। ये पॉइंट समझ में आया? हाँ सर। चेंज इन वेलोसिटी। अब ये देखो, जब ये यहां से इस पॉइंट से चलता है ऐसे, तो आधा सर्कल कवर करने के बाद बी पे पहुंच जाता है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कितना डिस्टेंस कवर किया इसने ए से बी तक जाने के लिए? डिस्टेंस हम्म ये देखो, पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस तो होती है 2 पाई आर। हाँ, तो पाई आर तो और क्या उसमें? आधी सर्कल की कितनी होगी? पाई आर, पाई आर। हाँ है ना? तो ये होगा, डिस्टेंस होगा पाई आर। अच्छा, स्पीड जो है वो तो हमेशा ही कांस्टेंट है, कितनी है? v। तो डिस्टेंस जो है वो तो पाई आर है और स्पीड है v। तो जो टाइम लगा उसे ए से बी तक जाने में, वो लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ में आया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम। हाँ सर, समझा। तो देखो ये है चेंज इन वेलोसिटी, ये है टाइम इंटरवल। तो अभी मैंने बताया था कि जो एवरेज एक्सीलरेशन होता है ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 2 वी आई कैप। हाँ और टाइम क्या है? पाई पाई आर आर बाई वी। अपॉन वी। हाँ तो ए एवरेज आ गया 2 वी इंटू वी करके आ गया आई कैप। हाँ देख लो पहले, एवरेज एक्सेलरेशन देख लो। सर, एक साल पहले 2 वी आई कैप था, तो नीचे के 2 वी स्क्वायर कैसे हो गया वो नहीं समझ नहीं, नहीं ये आया। देखो ना, ये तो 2 वी आई कैप तो ये है ही चेंज इन हाँ वेलोसिटी। टाइम देखो तुम, टाइम समझ में आया? ये वाला टाइम, हाँ सर। अब मैंने किया तो पाई आर अपॉन वी होना चाहिए था ना। हाँ अब ये वाला वी ऊपर चला गया। अच्छा ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वाला वी। हाँ सर, समझा। 2 वी स्क्वायर अपॉन पाई आर आई कैप।
अब एवरेज आ गया तो एवरेज फोर्स कितनी होगी, मास इंटू एवरेज एक्सेलरेशन, यानी m इंटू या 2mv²/पाई आई क्या। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आया 2mv²/पाई r, हाँ ठीक है ना। तो क्या तुम्हें हाँ क्लियर हुआ एवरेज फोर्स कैसे निकालें। हाँ सर बस समझा। एक्सेलरेशन निकालने किसी तरह से, और फिर उस एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दें। देख हाँ लो एक बार इस सवाल को। क्या, हाँ सर समझा। ओके देन फिर ऐसा करते हैं कि परसों करते हैं, ठीक है क्लास। हाँ सर सेम टाइम। हाँ सेम टाइम वही 7, मतलब परसों एक्चुअली ना मेरा ऑफिस की छुट्टी होती है, तो परसों अगर तुम हाँ चाहो तो किसी और टाइम भी कर सकते हो, अगर तुम कंफर्टेबल हो किसी और टाइम तो तुम बता देना। हाँ सर, तो आपको मैं कल मैसेज करके बोलूँ कौन सा टाइम हाँ हाँ चलेगा? कल मैसेज करके बता देना, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर बोल ओके दूंगा। देन, बाय बाय। हाँ सर बाय।